नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल पे भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने कुछ चर्चाएं कर ली हैं और भौतिक प्रदेशों में भी हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे। शुष्क मरुस्थल को भी हमने दो भागों में बांट लिया था। मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। और शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। जबकि अर्ध शुष्क को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। ये कौन कौन से भागों के बारे में बांटा था मैंने एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि शुष्क मरुस्थल को तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र एक तो था, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ये तो मैंने कितने प्रतिशत बताया? ये तो एक हो गया पहला भाग, ठीक है। दूसरा भाग है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये तो युक्त है। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, दोनों का मैंने प्रतिशत बता दिया है। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र मतलब बालू के रेत के टीले राजस्थान में ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत मैंने बताए थे? 58.5% मैंने बताए थे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और बच गए कितने? 41.5%। 41.5% क्षेत्र कौन सा बताया दिया था मैंने? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बताया दिया था। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में हमने एक तो पढ़ लिया है बरखान। अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और तीसरा हमने पढ़ा था अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये हमने 3 प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ लिए थे। बरखान में हमने ये बताया था कि अर्धचंद्राकार जो भी टीले होते हैं उन्हें कहते हैं बरखान। अनुप्रस्थ हमने बताया था कि हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और हवा के समकोण पर बनने वाले को क्या कहते हैं? हवा के समानांतर बनने वाले को बालू का स्तूपों को कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब आगे बात करेंगे हम इग व इरग संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को। इग चौथे नंबर पे बात करते हैं इग या इसे ऐसे नाम बनकर आ सकता है इर्ग। तो इसे क्या कहते हैं? संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को, संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? इग या इर्ग कहते हैं। ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बात करते हैं सर्वाधिक। तो ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। इसके बाद में हम बात करते हैं हममादा क्या है? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल होता है। दोस्तों 5 नंबर पे बात करते हैं हम हममादा। ये क्या होता है? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। ये दोस्तों राजस्थान में कहां पाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी पटवार में आया था। हममादा क्या है? तो संपूर्ण पथरीला मरुस्थल ही क्या है? हममादा है। आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या है? तो इग या इरग है। और हममादा संपूर्ण पथरीला मरुस्थल, इसमें क्या है? पत्थर है। दोस्तों ये कहां पाया जाता है? पोखरण बालोतरा व फलोदी के मध्य एक ट्रायंगल पे पाया जाता है क्या? हममादा। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल में त्रिभुज की तरह। एक होते हैं धोरे, बड़े बड़े बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? धोरे। छठा नाम आ सकता है धोरे, किसे कहते हैं? धोरे। तो लिखो बड़े बड़े बालू का स्तूप, बड़े बड़े जो बालू का स्तूप होते हैं उसे क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक नाम आता है धरियन। इसी से जुड़ा हुआ अगला नाम क्या आता है? एक धरियन। गतिशील बालू का स्तूपों को गतिशील बालू का स्तूप। आपसे पूछ लिया जाए गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? तो धरियन कहते हैं, बालू का स्तूप। दोस्तों आपको ये परिभाषा ही लिख कर आएंगे। आपसे पूछा जाएगा बड़े बड़े बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? तो धोरे कहते हैं। पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो हममादा कहते हैं।
आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो इग व इरिक कहते हैं। तो बड़े बड़े गतिशील बालू का स्तूप, मतलब आज ये कहीं मिट्टी का एक टीला यहीं पे है, थोड़े दिनों पर ये आगे खिसक कर आगे चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, दरियन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तारेनुमा बालू का स्तूप, मतलब तारेनुमा बालू का स्तूप। छठा नंबर यहीं पे लिख देता हूँ, आगे का नंबर 8वां नंबर पे तारेनुमा बालू का स्तूप, तारेनुमा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तारेनुमा बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तारेनुमा बालू का स्तूप वो होते हैं अनियमित पवनों के कारण बनने वाले बालू का स्तूप। ये लिख दो, अनियमित हवा से बनने वाले बालू का स्तूप, हवा से बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारे की नुमा आकृति। ये कहाँ बनते हैं, एक तो मोहनगढ़, जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़। स्थान लिख लो, स्थान मोहनगढ़ और ये पोखरण भी कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर में, और एक सूरतगढ़ जो कहाँ पड़ता है, गंगानगर में, सूरतगढ़। ये क्या बनते हैं, तो तारेनुमा आकृति के बालू का स्तूपों का निर्माण कहाँ होता है, तो मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में होता है। आगे बात करते हैं सबर करीब्ज, एक नाम आता है सबर करीब्ज, 9वें नंबर का नाम लिख लो, सबर करीब्ज, ऐसे सबर करीब्ज। ये कहाँ बनता है दोस्तों, झाड़ियों में बनने वाले बालू का स्तूप, झाड़ियों में बनने वाले बालू का स्तूप, झाड़ियों में बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले स्तूप। ठीक है दोस्तों, ये कौन से हैं, सबर करीब्ज। आगे बात करते हैं, एक और लिख लो, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, 10 नंबर लिख लो, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, तो थार के मरुस्थल का धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मार्च कहलाता है। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना लिख लो दोस्तों, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मार्च कहलाता है। ये 10 मैंने नाम लिए हैं आपके सामने, इनमें से ये मानकर चलो कि यदि राजस्थान का टॉपिक है और राजस्थान के टॉपिक में भौतिक प्रदेशों का टॉपिक यदि शामिल है, तो एक क्वेश्चन तो आपको इस 10 नामों से देखने के लिए हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो किसी की भी एग्जाम हो। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पर्सनल पटवारी में आएगा, ग्राम सेवक में आएगा या पशु परीक्षक में आएगा, किसी का भी पेपर दे लो जिसमें राजस्थान जीके है और भौतिक प्रदेशों का टॉपिक है, तो इस 10 नामों से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो हम 10 नामों को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। बरखान किसे कहते हैं, अर्धचंद्राकार टीले को बरखान कहते हैं। इसमें ये कई नाम प्रसिद्ध है, जैसे बालेरी चूरू का क्षेत्र प्रसिद्ध है, एक सूरतगढ़ का क्षेत्र प्रसिद्ध है, और शेखावाटी क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। ये मैंने बता दिया है कि किस किस जगह ज्यादा पाए जाते हैं, पोखरण जैसलमेर के पीछे क्लास में देख लेना। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, मतलब जिस ओर हवा चल रही है उसी ओर क्या करते हैं, मिट्टी का कटाव कर वही टिल्लों का निर्माण कर लेते हैं, उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये तीनों नाम तो मोस्ट है आपके लिए, मैंने पहले ही बता दिया है, ये तीनों नाम तो रट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाद में आगे करते हैं इग व इरिग। इसकी को प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, जैसे इसकी परिभाषा देंगे और आगे ये नाम देंगे, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, इग या इरिग कहते हैं। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। हममादा संपूर्ण पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, हममादा कहते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, पोखरण, फलोदी और बालोतरा में ये पाए जाते हैं। एक ट्रेंगल त्रिभुज के रूप में ये इस प्रकार से, यहीं पे बालोतरा हो गए, पोखरण हो गए, यहीं पे बालोतरा और यहीं पे क्या, फलोदी। इस प्रकार ट्रेंगल के मध्य क्या है, पथरीला मरुस्थल स्थित है। बाद में आगे बात करते हैं सबर करीब क्या होता है, झाड़ियों में बनने वाले बालू का स्तूप, छोटे छोटे घास फूस की झाड़ियों में जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है उससे कहते हैं सबर करीब। बात करते हैं दोहरे, बड़े बड़े बालू का स्तूपों के जो टिल्ले बनते हैं उसे क्या कहते हैं, दोहरे कहते हैं, जो कहां सर्वाधिक है, कहां है, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दरियन, गतिशील बालू का स्तूप, जो क्या है, आज यहीं पे थोड़े दिन बाद आगे खिसक जाते हैं, उसे कहते हैं गतिशील बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं। तारेनुमा बालू का स्तूप,
अनियमित पवनों के कारण मतलब बमूलिया जो हम बोलते हैं, अनियमित पवनों के कारण कहीं आज तो कहीं पे है आकृति है और फिर 2 दिन बाद में कहीं पे होगी। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं, ये मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में मिलते हैं। ये बात 2 क्वेश्चन और नोट कर लो, यहीं पे करा देता हूं कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर मिलते हैं, तो जैसलमेर में मिलते हैं। जैसलमेर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। और आगे बात करते हैं सर्वाधिक बालू का स्तूप। देखो सभी प्रकार के तो जोधपुर में मिलेंगे, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के स्तूप लिखूंगा मैं, बालू का स्तूप नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। सभी प्रकार के स्तूप, सभी प्रकार के स्तूप तो कहां, जोधपुर में, जोधपुर में, जोधपुर में। और सर्वाधिक बालू का स्तूप आपको पूछ लिया जाए, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर मिलते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में मिलते हैं। जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको मैंने जो बताया ना, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, वह सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, तो ये जोधपुर में और जैसलमेर में मिलते हैं। और ये 10 नाम भी याद हो गए होंगे, याद हो गए हैं तो इसे एक बार नोट भी कर लेना कापी में और ये नक्शे में भर लेना कौन कौन सा स्थान कहां पर पड़ता है और उससे क्या क्या करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और चर्चा ही करेंगे। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं एक समगांव। समगांव ये क्या है? पूर्णतया वेदस्पति रहित गांव, वेदस्पति रहित गांव है, रहित गांव। ये पूछोगे सर ये समगांव पड़ता कहां है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में। एक ये भी है आकल गांव, आकल गांव भी कहां है? जैसलमेर में तो है दोस्तों। और जैसलमेर में क्या है? पुराने आकल वुड फॉसिल पार्क मिले हैं। यहाँ सबसे पुराने आकल वुड जीवाश्म पार्क मिले हैं, जीवाश्म पार्क मिले हैं आकल गांव में। ठीक है दोस्तों, पुराने जीवाश्म पार्क जो क्या हजारों सदियों साल पुराने आकल वुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक चांदन नलकूप, यहीं पे लिख लो 3 नंबर पे, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप दोस्तों कहां पे है? चांदन नलकूप की बात करें, इसे थार का मीठे पानी का क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। चांदन नलकूप थार के मीठे पानी का घड़ा, मीठे पानी का घड़ा किसे कहते हैं? मीठे पानी का घड़ा। तो थार के मीठे पानी का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को। इसके बाद में करते हैं बटाणु का कुआं। बटाणु का कुआं क्या है? रेगिस्तान का जहाज। 4 नंबर पे ये चांदन गांव भी कहां पड़ता है? चांदन नलकूप कहां है? जैसलमेर में है। स्थान लिख लिया अपने दोस्तों साथ में, जैसलमेर में। आगे बात करते हैं कौन सा? बटाणु का कुआं, बटाणु का कुआं ये कहां है दोस्तों? बटाणु का कुआं बाड़मेर में है, बाड़मेर में। इसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसे कहते हैं? बटाणु का कुआं। बटाणु का कुआं को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। एक बात करते हैं पीवड़। पीवड़ क्या है? 5 नंबर। मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सर्पों को क्या कहा जाता है? पीवड़ कहा जाता है। तो पीवड़ मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले साहब, पाए जाने वाले जहरीले सांप क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पीवड़ कहते हैं। बात करते हैं भंगुलिया। ये क्या है दोस्तों? ग्रीष्म काल में चलने वाले रेत के अनियमित हवा के चक्रवात। तो मरुस्थल में चलने वाले मरुस्थल में चलने वाले अनियमित चक्रवात, मरुस्थल में चलने वाले
चलने वाले अनियमित चक्रवात, अनियमित चक्रवात क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोलिया कहलाता है। एक दोस्तों 3 क्वेश्चन आते हैं सूर्य नगरी, एक तो पूछा जाता है सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, एक सौरणगिरी, सौरणगिरी, और एक सूरणगिरी, सूरणगिरी। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन भी होता है। तो सौरणगिरी, सूरणगिरी और सूर्यनगरी, सूर्यनगरी तो किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। सौरणनगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और सूरणनगरी, तो सूरणनगरी तो किसे कहते हैं? जालौर को, जालौर को तो सूरणनगरी, सौरणनगरी जैसलमेर को, जैसलमेर को। और बात करते हैं सूर्यनगरी, सूर्यनगरी जोधपुर को कहते हैं दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट है, याद कर लेना। जोधपुर, जोधपुर को, जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्यनगरी के नाम से। सौरणगिरी, सौरणगिरी जैसलमेर को, और सूरणगिरी किसको कहते हैं? जालौर को कहते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 58.5% है। इसमें से कुछ बचे हुए फैक्ट जैसे सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, मतलब यहीं पे क्या नहीं पाई जाती है? किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? वर्षा भी नहीं होती है। आकल गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पुराने आकल फॉसिल पारक जीवाश्म का पारक कहां पे मिलते हैं? तो आकल गांव में प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं सूर्यनगरी, सूर्यनगरी जोधपुर को, सौरणनगरी जैसलमेर को, और सूरणगिरी किसे कहते हैं? जालौर को कहते हैं। बात करते हैं चांदन नलकूप, चांदन नलकूप थार के मीठे पानी के घड़े के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थार का मीठे पानी का घड़ा किसे कहते हैं? तो चांदन नलकूप स्थान कहाँ है? जैसलमेर में। बात करते हैं बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं है कहाँ स्थित? तो बाड़मेर में स्थित है। और राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है? बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है। और बात करते हैं पीवड़, पीवड़ मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सांपों को क्या कहते हैं? पीवड़ कहते हैं। दोस्तों ये यहीं पे बबूलिया, बबूलिया क्या कहते हैं? मरुस्थल में चलने वाले अनियमित चक्रवातों को क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक चलते हैं। और बात करते हैं सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? तो कहां चलती है? ये क्वेश्चन भी लिख लो, सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? आंधियां गंगानगर में, गंगानगर में चलती है दोस्तों, गंगानगर में। और सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए, सबसे कम आंधी, सबसे कम आंधी, आंधी कहां चलती है? तो झालावाड़ में चलती है, झालावाड़ में चलती है। यहीं पे कितने दिन तक चलती है सर्वाधिक आंधियां? तो 27 दिन तक। और झालावाड़ में कहा कितने दिन तक? 3 दिन तक चलती है। ये आंधियों का चलने का कारण क्या है? मैंने बताया कि मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क व अशुष्क प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होने के कारण क्या चलती है? गर्म हवाएं चलती है। हवाओं के कारण क्या चलता है? चक्रवात का निर्माण होता है। और उस चक्रवात के कारण क्या चलती है? आंधियों का निर्माण होता है। और ये ज्यादातर आंधियां कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक चलती है। ठीक है दोस्तों। और बात करें तो क्या है आपका ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है कि भौतिक प्रदेशों में भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बचा हुआ है। और इसके बाद में जैसे शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में तोड़ा था हमने। कौन कौन से शुष्क मरुस्थल को? शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में हमने 4 प्रकार बताए थे। दोस्तों आगे बात करते हैं, हमने बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पढ़ लिया। कितने प्रतिशत पर था? 58.5% पे था। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में क्या है? किसी प्रकार के रेत के धोरे नहीं पाए जाएंगे इसमें। ये क्या है? एक पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मरुस्थल में जैसे हमने पढ़ा था हमवार, तो इसका क्षेत्र कहां से कहां तक फैला है? ये बालोतरा, पोखरण और फलोदी के मध्य फैला हुआ है। तो लिखो यह है मरुस्थल, यह है मरुस्थल, मरुस्थल बालोतरा, बालोतरा, फलोदी वह पोखरण तक फैला हुआ है, तक फैला हुआ है। दोस्तों इसमें कुछ पाए जाते हैं जैसे रन हुआ, खडीन हुआ, ये पाए जाते हैं। तो खडीन के बारे में चर्चा करते हैं। खडीन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसे बात करते हैं खडीन, खडीन ये पानी एकत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। और खडीन सर्वाधिक पूछ लिया जाए आपसे कहां पाया जाता है? सर्वाधिक, सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में,
जैसलमेर में सर्वाधिक खडीन पाए जाते हैं। और खडीन का निर्माण किसने की प्रक्रिया किसने स्टार्ट की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने खडीन निर्माण की प्रक्रिया की क्या की थी? राजस्थान से प्रारंभ की थी। रन और टाट के बारे में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, रन और टाट क्या है? रन या टाट क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र में या मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलें, लिख लो मरुस्थल में, ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? रन व टाट कहलाती है। मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? रन या टाट कहा जाता है। एक दोस्तों आता है पलाया, और ये रन और टाट के बारे में बात करते हैं। रन और टाट सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसे कि पोखरण, थोब, बाप, जैसे ये कहां पाया जाता है? पोखरण में, थोब कहां? बाड़मेर में। बात करते हैं बाप, ये क्वेश्चन है, बाप प्रकार के रन कहां पाए जाते हैं? तो जोधपुर में बाप प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पलाया क्या? उच्च भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो पलाया उच्च भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है। उच्च भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है। इसमें क्या है? पलाया प्रकार की भी क्या होती है? झीलें होती है, जो उसमें मरुस्थल में निर्माण हुआ अपने आप प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे ऊंचे टीलों के मध्य बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। बाद में बात करते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। यह भी बहुत एग्जामों में बार आया है। भूमिगत जल प्रपट्टी है। भूमिगत जल प्रपट्टी है। ये कहां पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। भूमि सीरीज लाठी सीरीज क्षेत्र है। ये पाकिस्तान की सीमा के पास है, और इसमें एक प्रकार की घास पाई जाती है। उसका घास का नाम है सेवण घास, सर्वाधिक पाई जाती है। सेवण घास की अधिकता सबसे पौष्टिक घास मानी जाती है दोस्तों। कौन सी? सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लिसियस एडुकेस। क्या नाम है? सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। लाठी सीरीज क्षेत्र में भूमिगत जल प्रपट्टी, ये मीठे पानी की जल प्रपट्टी है जिसपे सबसे पौष्टिक घास पाई जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे लाठी सीरीज क्षेत्र हो गया। ये था इस बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत कि इसमें किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, इसके बारे में था। और एक ये लाठी सीरीज क्षेत्र था। तो इस प्रकार ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 41.5% क्षेत्र पे। तो थार के मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल का क्या हुआ? विस्तार हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इसका रिवीजन करा देता हूँ। तो आपको ये चीज याद रखनी है प्रतिशत। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, मतलब आपने राजस्थान में किए ही ज्यादा ही, टिल्ला ज्यादा ही। तो आपने ये प्रतिशत तो ये याद रह जाएगा कि टिल्ला ज्यादा है तो वो युक्त क्षेत्र ज्यादा है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पूछ लिया जाए तो 58.5% है, और मुक्त क्षेत्र है 41.5%। रन और टाट, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। थार के मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? रन व टाट कहते हैं। सर्वाधिक पोखरण, थोप, बाड़मेर और बाप जोधपुर में पाई जाती है। पलाया क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र से घिरे हुए झीलों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। खडीन, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। और बात करते हैं मरुस्थल, ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? तो फलोदी, बालोतरा और पोखरण के अंतर्गत ये पाया जाता है। और लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर में है। सेवण घास की प्रपट्टी पाई जाती है।
और कुरंजा पक्षी के लिए सेवन घास का क्या है, सेवन सर्वाधिक मोस्ट बताया जाता है। इसकी कुरंजा पक्षी की क्या कहलाती है, ये शरण स्थली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा हुआ टॉपिक है जो क्या, अर्ध शुष्क मरुस्थल का। अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो टॉपिक है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया है ये शुष्क मरुस्थल के बारे में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में भी नहीं आया है तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि कहीं पे क्या आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि अपने मित्र भी इस टॉपिकों का, नई भूगोल का, नवीनतम भूगोल का फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।